नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में अपन अश्क जी द्वारा रचित एकांकी पढ़ रहे थे। अश्क जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे साहब को जुकाम है। और इस एकांकी में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न नाटक मंडलियों के मध्य विवाद की स्थिति बन जाती है। आर्ट सर्किल नामक एक महत्वपूर्ण नाटक संस्था है, नाट्य संस्था है, जो नाटक का संचालन करती है, एक नाटक का मंचन करती है जिसका नाम है शहजादा सलीम। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो सफल हो जाता है, फिर भी उसके बाद पूरी की पूरी आर्ट सर्किल बिखर जाती है। क्यों बिखर जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक नायक है और नायक का नाम क्या है? नारायण नाम है। और महिलाएं तीन है। कौन कौन? मिसेस पांडे, इसके साथ साथ है मिसेस सचदेवा और इसके साथ साथ एक और है विपुला जी। ये तीनों हैं। हालांकि इसमें रोल जो नायक और नायिका का किया था आर्ट सर्किल में, जो शहजादा सलीम नाटक का मंचन किया गया था, उसमें नायक नारायण और नायिका विपुला जी, अर्थात शहजादा सलीम तो नारायण बने थे और विपुला जी ने अनारकली का रोल किया था। ये बातें हमें बताता कौन है? अभी तक मंच पर इनमें से कोई नहीं आया, न तो नारायण है, न विपुला जी, न सचदेवा। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर दत्त साहब के बंगले पर पार्टी चल रही है और पार्टी में विभिन्न अन्य नाटक मंडलियों से अनेक लोग आए हुए हैं और उनमें से अनेक लोग हैं जिनमें अपनों ने बहुत से लोगों के नाम देखे थे, परंतु अब जिनके बारे में बातें हो रही है अपन उन्हीं को ही देखते हैं। यहाँ पर ब्रज बिहारी है, इसके साथ साथ शीतल है, इसके साथ साथ मोहन है, कौशल है, विश्वनाथ है, कुमार और रंजन है। अपन रंजन को ले लेते हैं। कुमार हालांकि शीतल के सहायक है, परंतु फिर भी एक बार उनको छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ ब्रज मोहन नाम से भी एक पात्र है और इसको यहाँ पर मुंशी जी कहकर बुलाया जा रहा है। मुंशी जी किसको लेने आए हैं? शीतल जी को लेने आए हैं। क्यों लेने आए हैं? क्योंकि मिसेस पांडे ने नाटक मंडली आर्ट सर्किल से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद रंग लोक नाम से एक नई नाट्य संस्था का निर्माण किया है। अब यहाँ पर नई नाटक मंडली बनाई है तो इसके लिए वो शीतल से मिलना चाहती है। कौन मिलना चाहती है? मिसेस पांडे मिलना चाहती है, इसलिए मुंशी जी इन्हें लेने आए हैं। यहाँ पर अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से नारायण और मिसेस पांडे दोनों एक दूसरे के साथ है, विपुला जी और दत्त साहब एक दूसरे के साथ है, सभी एक दूसरे के जिनके साथ है उनका पक्ष लेते हैं। इस प्रकार से अपन पीछे की पूरी कहानी देखी। अब यहाँ पर विश्वनाथ जी ये अफसोस जता रहे हैं कि देखिए नाटक मंडली में हमें नहीं लेकर गए, अर्थात मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पर रंजन जी यूं कहते हैं कि आपके 5 रुपए बचा दिए। तो यहाँ पर फिर मजाक करते हुए एक कहता है कि देखो इन्हें 5 रुपए बचने का दुख नहीं है या खुशी नहीं है, बस इन्हें अफसोस है कि वो नाटक क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि नाटक में स्थिति इस प्रकार से निर्मित की गई थी और अपन 1-2 बार पहले भी देख चुके हैं। देखिए इस विषय पर भी बात होता है कि गंभीर नाटक न देखे जाते हैं न समझे जाते हैं, लोगों के ऊपर से जाने लगते हैं। नाटक कौन से चलते हैं? जिनमें प्रेम का फूहड़पन दर्शाया जाता है, अनावश्यक मजाकिया माहौल निर्मित किया जाता है, तो वो नाटक ज्यादा चलते हैं। तो उसी प्रकार से ये शहजादा सलीम इसी प्रकार का नाटक था। नारायण बार बार विपुला जी को गले लगा रहा था, तब विश्वनाथ जी कहते हैं कि मैं बच गया, मैं नहीं देख पाया। इस प्रकार से बातें होती है। उसके बाद पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सब लोग प्लान करते हैं कि अपन क्वालिटी में जाकर चाय पीते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर तो चाय अच्छी थी नहीं, सीधा गर्म पानी था या शरबत था। फिर कुछ लोग सिफारिश करते हैं कि अपन चाय नहीं, वहां पर गरम गरम कॉफी पियेंगे और साथ साथ आगे की बातें करेंगे। इस प्रकार से सब चलने को होते हैं, और जैसे ही चलने को होते हैं तो फिर इनके बीच में बात होती है कि देखिए, ब्रज बिहारी कहते हैं कि चलो ठीक है, आज हमें बुला लिया, हमें बेइज्जत किया क्योंकि हम आ गए और जिन्होंने बुलाया था वो मिले ही नहीं। हालांकि दत्त साहब का सेक्रेटरी इस बीच किसी को लेने आता है और वो यूं भी कहता है कि मैं माफी चाहता हूं। दत्त साहब ने कहा है, सेक्रेटरी बताता है कि दत्त साहब ने आप सबसे माफी मांगने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद वो स्वयं आपसे मिलकर माफी मांगेंगे। वो मिसेस पांडे से मिलने गए थे और वहां पर उनको ठंड लगी, इस वजह से उनको जुकाम हो गया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सके। ये सेक्रेटरी आकर सफाई दे देता है। अब याद रखिए, पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकर था, उसके बाद सेक्रेटरी एक बार किसी को लेने आया तो ये सफाई देकर जाता है कि दत्त साहब बहुत शर्मिंदा है, उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो नहीं आ पाए, परंतु इसके लिए भी वो 2 दिन बाद माफी मांग लेंगे। सेक्रेटरी इस बात को कह देता है, परंतु फिर भी ब्रज बिहारी शीतल ये सब लोग क्वालिटी में कॉफी पीने के लिए जब जाने के लिए खड़े होते हैं, तब ब्रज बिहारी कहते हैं कि अब तो चलो, आगे जब इन लोगों को काम पड़ेगा ना तब हम बताएंगे इनको, फिर हम भी नहीं बात करेंगे इनसे। तो फिर शीतल जी कहते हैं कि अब आपको लगता है कि आपकी जरूरत इनको पड़ेगी? तो ब्रज बिहारी कहते हैं कि बिल्कुल पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि विपुला जी एक और नाटक का मंचन करना चाहती है, और वो नाटक है कौन सा? वो नाटक है भगवती बाबू का। हिंदी कवि हैं भगवती बाबू, और भगवती बाबू ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है चित्रलेखा। और इस चित्रलेखा में नायिका तो स्वयं चित्रलेखा है और नायक का नाम है बीजगुप्त। तो विपुला जी एक और नाटक का मंचन करना चाहती है, और विपुला जी ये नाटक नारायण के साथ करना चाहती है, और नारायण के साथ करना चाहती थी। और आर्ट सर्किल में जैसे ही शहजादा सलीम सफल हो गया था, उसके बाद तो उन्होंने नारायण को बीजगुप्त बोलना भी शुरू कर दिया था, बीजगुप्त पुकारना भी शुरू कर दिया था। परंतु अफसोस, नारायण तो इस्तीफा दे चुका। अब नारायण तो यहाँ पर है नहीं, अब विपुला जी और दत्त साहब 2 बचे हैं। अब इनको नाटक का मंचन तो करना है, क्योंकि विपुला जी चाहती है और दत्त साहब मना नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवती बाबू का चित्रलेखा नाटक का मंचन होगा, और उस समय जरूर इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, तब हम बताएंगे। तो फिर रंजन यूं कहते हैं कि ये बात है, ये 50 साल का बुढ़ा और फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर जैसे ही ये बात कही जाती है तो सब लोग ठहाका लगाते हैं और फिर चलने को होते हैं। और जैसे ही चलने को होते हैं तो उनके साथ साथ शीतल भी चलते हैं, शीतल को भी ये लोग लेकर चलते हैं। तो शीतल निकलने वाले होते हैं तो मुंशी जी यूं कहते हैं, आप कहां जा रहे हो? आप मिसेस पांडे से मिलेंगे नहीं? आपको तो उन्होंने बुलाया है, आपकी तो वो कहानी सुनेंगे, आपकी वो योजना सुनेंगे। इन्होंने पहले कहा था ना कि मिसेस पांडे ने मुझे बुलाया है मेरी योजना पूछने के लिए। तब वो कहते हैं कि आप योजना नहीं बताएंगे। तब शीतल जी यूं कहते हैं कि नहीं, मैं अब कॉफी पीने जा रहा हूँ, कॉफी पीकर आने के बाद। तो कहते हैं कि नहीं, कॉफी आप बाद में कभी पिएगा, और बातें और जो भी करनी है वो बाद में कभी करिएगा, पहले आप मिसेस पांडे से मिल लेंगे। तो फिर शीतल जी कहते हैं कि मैं कभी और। तो मुंशी जी कहते हैं कि आपको पता है ना, मिसेस पांडे आर्ट सर्किल को त्याग पत्र दे चुकी है और अभी वो रंगलोक का निर्णय करना चाहती है। उसने जो नाटक मंडली बनाई है उसका निर्णय वो आज ही करेगी, आज ही निर्णय लेगी। अब आप चलिए उनको कहानी सुनाइए, ज्यादा भाव मत खाइए। तो शीतल जी यूं कहते हैं कि मोहन को सुनाकर, क्योंकि मोहन को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना शीतल जी, तो मोहन को सुनाकर कहते हैं कि पर मेरी आटा तो मौलिक नाटकों का सहयोग करती है, अगर उन्होंने कोई अनुवाद नाटक बता दिए तो मुंशी जी कहते हैं कि देखिए, आप ऐसी बातों के बारे में मत सोचिए, और मैं भी उनका मुंशी हूं, इसलिए एक्टिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूं,
परंतु मैं उनका कोई सेक्रेटरी नहीं हूं जो मेरे हाथ में सब कुछ है। आप स्वयं चलिए, उनसे बात कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो शीतल है वो फिर मोहन से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं मोहन जी, मैं आपसे प्रभावित हूं, परंतु यदि ये नाटक इनकी रंगलोक में खेला गया तो उसके डायरेक्टर आप होंगे, निदेशक आप ही बनेंगे। मुंशी जी वहीं पर बात काट कर कह देते हैं कि डायरेक्टर तो नारायण होगा, नारायण ही निदेशक बनेगा। अब जब नारायण का नाम आता है, क्योंकि मिसेस पांडे और नारायण दोनों एक साथ हैं, तो वो यूं कहते हैं कि नारायण ही निदेशक बनेगा। तो फिर शीतल बात बदलते हुए कहते हैं कि अच्छा फिर मैं आपके लिए नायक की भूमिका की सिफारिश करूंगा। तो मुंशी जी कहते हैं कि नायक तो नारायण ही बनेगा। अब इनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तो फिर वो मोहन के सामने अच्छा बनने के लिए यूं कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वहां पर जो होना है उसको होने दो, परंतु कभी भी मेरी आटा कंपनी ने जब भी किसी नाटक का मंचन किया तो उस समय मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं एक सभा का, आम सभा का भी आयोजन करने वाला हूँ, उसमें भी मैं आपको आमंत्रित करूंगा और आप जरूर आइए। तो मोहन उनकी पीठ थपथपा कर कहते हैं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी सेवाएं सदा आपके साथ है। ये कहकर और शीतल जी को विदा करने ही लगते हैं। इतने में ब्रज बिहारी कहते हैं कि मोहन जी आप स्वयं क्यों नहीं चलते हमारे साथ, आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? तो मोहन जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो दत्त साहब से मिलने के लिए आया था, दत्त साहब से मिलकर ही जाऊंगा। तो यूं कहते हैं कि अब बहुत लेट हो चुका है, आप चलिए फिर कभी मिल लीजिए। और दत्त साहब अभी तो यहाँ पर है भी नहीं और इतना लेट हो चुका है, आप चलिए हमारे साथ क्वालिटी में चाय पीजिए। तो ये बोलते हैं कि मैं चाय की बजाय कॉफी, बात पूरी नहीं करते उससे पहले ही ब्रज बिहारी कहते हैं कोई बात नहीं, आप कॉफी पीजिएगा, अपन ऊपर की तरफ बैठेंगे, आराम से बातें करते हुए कॉफी पियेंगे। और वैसे भी आप राजधानी से आए हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये दिल्ली से आए हैं, तो आप राजधानी से आए हैं, तो राजधानी के कुछ अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ब्रज बिहारी मोहन को तैयार कर लेते हैं और फिर मोहन जैसे ही खड़े होकर चलने को होते हैं, उसी समय सेक्रेटरी, किसका, दत्त साहब का, अंदर प्रवेश करता है और सेक्रेटरी यूं कहता है कि मोहन जी आप एक बार इधर आइए जरा। मोहन जी उनकी चेयर के पास जाकर और यूं कहते हैं जी कहिए। तो कहते हैं एक बार आप रुकिए, दत्त साहब ने कहलवाया है, अर्थात दत्त साहब ने आपको रुकने के लिए कहा है। तो फिर ब्रज बिहारी इनसे मोहन गुप्त से मजाकिया मिजाज में और यूं कहते हैं कि मोहन साहब ध्यान से रहिए, यहाँ पर ये जो दत्त साहब का बंगलो है ना, ये हस्तिनापुर के समान है। आप दीवार देखेंगे, आप चलेंगे तो आप दरवाजे से टकराएंगे और आप दरवाजा देखकर निकलने को होंगे तो आगे दीवार आ जाएगी, दीवार से टकराए जाएंगे। यानी इस प्रकार से दत्त साहब का बंगला अजीबो गरीब रूप से बना हुआ है। तो आप आराम से और ध्यान से चलिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर सब लोग हैं वो निकल जाते हैं, यहाँ पर सब लोग निकल जाते हैं और जैसे ही सब लोग निकलते हैं उस समय सेक्रेटरी तो अपनी चेयर पर बैठकर कागज वगैरह देखने लगता है और उसी समय दत्त साहब विपुला जी दोनों प्रवेश करते हैं। और आपको पता ही है कि मोहन यहाँ है ही और सेक्रेटरी ने इनको रोका है, तो सेक्रेटरी भी यहाँ पर है। दत्त साहब जल्दी से आकर मोहन से हाथ मिलाते हैं और यूं कहते हैं कि माफी चाहता हूं, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। तो उस समय मोहन यूं देखकर चौंक जाते हैं कि आप दोनों की तो तबीयत खराब थी ना। तो दत्त साहब कहते हैं तबीयत कुछ खराब नहीं थी, बस 8 सर्किल टूट गया था, उसी की जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। माफी चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। मैंने सेक्रेटरी को पहले ही कहलवा दिया था कि जैसे ही ये लोग जाए तो आप मोहन को रोक लीजिएगा, परंतु ये लोग जा ही नहीं रहे थे, उधर से खड़े हुए तो इधर आकर जम गए। तो अब जैसे ये लोग गए हैं तब मुझे आपसे बात करनी है। अब अपन दोनों बैठकर आपके नाटक के बारे में बात करेंगे, फिर अपन इस नाटक का मंचन जरूर करेंगे और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। ये कहते हुए और वो नौकर को आवाज लगाते हैं, राम खिलावन
इनके नौकर का नाम है। नौकर को आवाज लगाते हैं और जैसे ही ये आवाज लगाते हैं तो सेक्रेटरी खुद खड़ा होकर रामखिलावन को आवाज लगाकर बुलाता है। और बुलाता है तो दत्त साहब अपने दफ्तर में मोहन को विपुला जी के साथ लेकर जाता है। ये तीनों दफ्तर में चले जाते हैं और रामखिलावन को दत्त साहब यूं कहते हैं कि अब 2 घंटे तक किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। और फिर सेक्रेटरी को भी कहता है कि आप भी संभाल लेना, आप भी देख लेना, अब हम बात कर रहे हैं। दत्त साहब ये कहते हैं तो वहां पर नौकर अपने स्टूल पर, पहले दृश्य में अपनों ने देखा था उसकी बाहर स्टूल लगी हुई है, तो उस स्टूल पर बैठ जाता है। इधर सेक्रेटरी साहब के पास एक फोन आता है। वो साथ साथ कागज देख रहे हैं और साथ साथ ही फोन अटेंड कर लेते हैं, फोन उठा लेते हैं। फोन उठाते हैं, जी जी हाँ, परंतु उनको तो बहुत तेज जुकाम हो गया है जी, डॉक्टर साहब ने मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। अर्थात सेक्रेटरी फोन पर दत्त साहब के बारे में बता रहा है, क्योंकि दत्त साहब ने कहा था कि जो कोई भी पूछे तो ये कह दीजिएगा कि उनकी तबीयत खराब है। तो इन्होंने कहा उनको बहुत तेज जुकाम लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इनकी मीटिंग चल रही है और इसके बीच किसी को न आने देना है और न किसी का फोन देना है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी और रामखिलावन दोनों मिलकर बाहर की व्यवस्था संभालते हैं ताकि इनके बीच में कोई भी, इनकी मीटिंग के बीच में कोई भी विवाद या कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से उपेंद्र नाथ आश्क जी ने शुरू से लेकर अंत तक, और यहाँ पर इसी के साथ इनके सेक्रेटरी के फोन के साथ ही एकांकी समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको यूं बता देती हूं कि इस एकांकी की रचना के लिए आश्क जी का उद्देश्य क्या है। देखिए, सामान्यतः अपन बहुत सी जगहों पर देखते हैं कि अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और। सामान्यतः मनुष्य की भी दोगली स्थिति रहती है और नाटक मंडलियां जो बाहर एक साथ बहुत ही सुंदर तरीके से उभर कर आती है, बहुत ही सुंदर तरीके से मिलकर वो लोग काम करते हैं, परंतु उनके अंदर भी किस प्रकार की फूट पड़ी हुई है और वो लोग एक दूसरे को किस प्रकार से काटते रहते हैं, उसका यथार्थ चित्रण आश्क जी द्वारा इस एकांकी में किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और अगले क्लास में अगले लेखक या एकांकीकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।